हेलो दोस्तों, आयुष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का जो पेपर है हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2025। तो ये जो पेपर का कोड है A/20,000 का पेपर है। ओके, तो आप सभी के विद्यालय में इसी टाइप से पेपर आपके आने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर क्या करिए, देख लीजिए। और सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे। इस वीडियो में आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ एक एक पूरा मतलब जो भी क्वेश्चंस होगा ना, एक एक सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा। तो वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका पेपर होगा ना, वो पेपर में जो आपका समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा, और ये आपका 70 नंबर का होगा। और 30 नंबर जो होगा आपको ना, वो आपको स्कूल की तरफ से मिलेगा। यहाँ निर्देश क्या लिखा है, निर्देश में जान लेते थोड़ा सा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होगा। ये प्रश्न पत्र जो आपका होगा 2 खंडों में क्या होगा, विभक्त होगा। खंड अ और खंड ब में। खंड अ में आपके जो होंगे ना 20 आपके अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे, जिसको आपको OMR शीट पे क्या करना है, भरना है। ठीक है ना, ये महाकुंभ का आपका तांडव होने वाला है। ठीक है ना, तो पूरा क्वेश्चन आप लोग क्या करिए, अच्छे से देख लीजिए। चलिए हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, जिन लोग दोस्त चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ ना, आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि लहरों का जो राजहंस के लेखक कौन है। तो 4 ऑप्शन है आपका, कमलेश्वर है, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ख वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मोहन राकेश हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है स्मृति की जो रेखाएं हैं, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। तो किस प्रकार की ये विधा है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो ग वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, संस्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, थोड़ा सा वीडियो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो वीडियो की क्वालिटी आप लोग क्या करेंगे, 360 पे कर लेंगे। अगर वीडियो की क्वालिटी आप 360 पे कर लेंगे तो अच्छे से आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये एक पेपर है। तो पेपर के द्वारा इसको हम लोग बनाया जा रहा है। ओके, कैमरे के द्वारा थ्रू नहीं बनना है, ये स्क्रीन पे आपको बताया जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा धुंधलापन दिखाई देगा, तो आप लोग इसकी क्वालिटी आप लोग 360 प्लस करके क्या करिएगा, देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि ध्रुव स्वामी नाटक के जो रचनाकार है वो कौन है। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ग वाला सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है ना, वो शुक्ल युग के लेखक हैं। ओके, तो इसमें देखिएगा जो लगा सही, कोई ज़रूरी नहीं कि वो सही लगा है, कि मैं जो बता रहा हूँ ना उसको आप लोग कीजिएगा। ठीक है, किसी बच्चे ने ये सब ट्रिक लगाया है तो वो उस पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना कौन सी है। उपन्यास विधा पर आधारित रचना कौन सी है। तो ध्यान से देखिएगा, उपन्यास विधा पर जो आधारित हमारी रचना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ख वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, गोदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं आप लोग, कह रहा है कि महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं। तो महादेवी वर्मा जो आपकी है, ध्यान से देखिएगा, छायावादी युग की क्या है, कवित्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति काल का महाकाव्य है, भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा है। तो इसको आपको देखना है। तो भक्ति काल का जो महाकाव्य हमारा है वह रामचरित मानस है। ओके, तो अभी तक जिन्हें लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, कर दो, कोई पैसा नहीं लगता, बस वीडियो को देखते देखते रहो। रेड वाला बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस कर दो, और वीडियो को एक लाइक दे दिया करो, उससे मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट होने से जल्दी आपको क्या किया जाता है, वीडियो बनाया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूरदास के गुरु थे। तो सूरदास के कौन से गुरु थे। तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घ वाला सही हो जाएगा, बल्भाचार्य। इसके जो गुरु थे सूरदास जी के थे, वो बल्भाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुलसी की भक्ति कैसी थी। तो तुलसी किस प्रकार की भक्ति की भावना रखते थे। तो तुलसी देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दास्य भाव की क्या रखते थे, भावना रखते थे। क वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान किस काल के कवि थे। तो रसखान जो आपके थे ना, वो आपके आदिकाल के क्या है, कवि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे तात तात हाँ तात पुकारी परे भूमिगत व्याकुल भारी। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो आपका रस का प्रयोग किया गया है वो करुण रस का क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निर्मल तेरा नीर
अमृत के सम उत्तम है, पंक्ति में अलंकार पूछा जा रहा है। तो कि कौन सा अलंकार इसमें है आपका? राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि रोला किस प्रकार का छंद होता है? तो रोला देखिएगा आपका इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ख वाला करेक्ट हो जाएगा, सममात्रिक छंद होता है। या तो पेपर में आपका ऐसा पूछा जा सकता है कि रोला में कितने आपके मात्राएं होते हैं? तो रोला में जो आपके मात्राएं होते हैं वो 24 मात्राएं होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहा जा रहा है कि अध्यादेश में उपसर्ग कौन सा है? बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, गलती करते हैं, अ लगाते हैं, जैसे कि इस बच्चे ने लगाया, तो ये हमारा क्या है? गलत है। राइट आंसर जो हो गया ना, अध्यादेश जो बना है अधिधन आदेश से बना है। अधिधन आदेश अध्यादेश होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो इसका संधि विच्छेद होगा ना जब करते हैं, तो अधिधन अध्यादेश होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग वाला करेक्ट हो जाएगा, अधि। तो इसका उपसर्ग जो होगा अधि इसमें लगा है, ग वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर सभी आपका देखिएगा, मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा प्री बोर्ड का करके, प्री बोर्ड क्लास 10th 2025। तो प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चंस प्री बोर्ड के मिल जाएंगे, तो आप उसको वहां से देखकर क्या करिएगा, कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद पुराण में समास कौन सा है? तो जिसमें और का लोप होता है ना, और जिसमें पूछ देता कभी कभी वेद पुराण में जो ये चिन्ह लिखा गया ये कौन सा चिन्ह होता है? तो इस चिन्ह को हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। कौन सा चिन्ह होता है आपका? योजक चिन्ह होता है। और इसमें जो आपका होता है वो द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। फिर यहाँ पर कहा जा रहा 16 नंबर क्वेश्चन कि सन्यासी का जो पर्यायवाची है वह नहीं है। तो कौन सा नहीं है? देखिए परिव्राजक जो होता है, बैरागी भी होता है, यति भी होता है, महिपति आपका पर्यायवाची नहीं होता है सन्यासी का। तो घ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या रहा कि युष्मत का विभक्ति और वचन कौन सा होगा? तो युष्मत का जो विभक्ति आपका हो जाएगा ना, पंचमी विभक्ति बहुवचन होगा, पंचमी विभक्ति बहुवचन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा, कह रहा है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के देखिएगा, वाक्य के 2 अंग होते हैं। उस अंग का नाम क्या है वो भी पेपर में पूछ देगा। ऐसे पूछ देगा कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? उद्देश्य, विधेय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो वाक्य के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा वाक्य आपके होते हैं? एक भैया हमारा होता है उद्देश्य, क्या होता है? उद्देश्य। दूसरा जो होता है विधेय होता है, दूसरा हमारा होता है विधेय होता है। ओके, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? 19 नंबर, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य क्या कहलाता है? तब वाच्य जो होता है ना, जिसमें भाव की प्रधानता होती है तो भाववाच्य कहलाता है। ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी पूछ देता है पेपर में। तो वाच्य जो हमारे होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है कर्तृवाच्य, क्या होता है? कर्तृवाच्य। दूसरा हमारा होता है कर्मवाच्य, दूसरा हमारा होता है कर्मवाच्य। तीसरा जो हमारा होता है भाववाच्य होता है, ठीक है। तो ये आप लोग क्या करेंगे, याद करके भी रखेंगे, पेपर में इसी में से कोई एक पूछ देगा। ओके ना, और 100% पूछा जाएगा, तो पूरा आप लोग याद कर लीजिए। फिर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। तो जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो उस पद को हम लोग क्या कहते हैं? विकारी पद कहते हैं। क्या कहते हैं? विकारी पद। विकारी पद क्या होता है? मतलब जैसे एक रूप है, उस मतलब एक है वो चीजें, उसको अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है? पुकारा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में बात करते हैं हम लोग, मैं हो गया, मैं को हम लोग और भी क्या कह सकते हैं? मुझे कहते हैं ना। ऐसे मेरे भी होता है। तो इसका देखिएगा, ये सब चीजें एक ही लेकिन अलग अलग रूप से उसको क्या किया जा रहा है? पुकारा जा रहा है। जैसे हमने लिख दिया कुत्ता, उसके बाद लिख दिया कुत्ते। तो देखिए है एक ही चीज, लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग नामों से क्या कर रहे हैं? पुकार रहे हैं। तो वही जो शब्द होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। क्लियर? ये आपके टोटल 20 वर्णात्मक प्रश्न हो गए। अब हम लोग जानेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे वर्णात्मक प्रश्न किस टाइप से आपके पूछे जा रहे हैं। ओके,
तो वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। अभी तक जिन्हें लोग लाइक नहीं किए कर दो यार, कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ब वाला क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोनों गद्यांश का आपको मैं उत्तर बताऊंगा, तो बस आप लोग आराम से बैठे रहिए, कापी कलम लेकर इन सभी चीज़ों को नोट भी कर लीजिए। ओके, कह रहा है कि आज हमें इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में है, और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बढ़ती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे, मतलब अभी तरह उसी तरह बहता रहे, और उनको वह अमर तत्व देता रहे, ठीक है ना। तो ये किस चैप्टर का है, हमें क्या करना है, जानना है। तो इसका गद्यांश आपको मैं बता दे रहा हूं, आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। ओके, तो चलिए आपको दिखाया जा रहा है, स्क्रीन पर देख लीजिए आप लोग। तो देखिएगा इसका जो गद्यांश होगा और इसका जो प्रश्न होगा आपका ना, ऐसे मतलब इसका संदर्भ कैसे लिखना है। तो आप सभी को पता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, मतलब संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है, नामक विधि से लिया गया। आप लोग ऐसे थोड़ा सरल भाषा में लिखेंगे, ठीक है ना। इतना लिख लेंगे आप लोग। इसको आप लोग काला कलम से इन्वर्टेड कामा में ही लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। ओके, ये सब चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद आप रेखांकीय अंश की व्याख्या करेंगे। तो रेखांकीय अंश में व्याख्या में क्या कहा जा रहा है, इसको आपको अच्छे से देखना है। कहा इसमें कह रहा है कि भारतीय संस्कृत रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध स्वच्छ शीतल तथा स्वास्थ्यप्रद जल अमृत के समान प्रवाहित होता रहता है। इस जल में एक ही उदात्त भाव का समावेश है, जो जो भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता प्रदान करता है। लेखक की हार्दिक इच्छा है कि विभिन्न विचारधाराओं के रूप में प्रवाहित इन नदियों में वह अमृत तत्व सदैव बने रहें, ठीक है ना। ये सब चीज़ें क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके बताया जा रहे हैं, लेखक कह रहे हैं, जिसमें सभी लोगों को में प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो। इस भावना का विस्तृत रूप से ही सनातन धर्म और यही भारतीय संस्कृति की उदात्त परंपरा भी है। यद्यपि इस देश ने तरह तरह के संकट झेले हैं, तथापि भारतीय संस्कृति में विद्यमान विभिन्नता में एकता एक ऐसी तत्व होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। इसमें एक प्रश्न कहा जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग खुद कर लेंगे या तो इसको देख लेंगे आप लोग। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ अथवा वाला जो दिया है उसको देखते हैं, वो क्या कह रहा है। ये तीनों हमारे प्रश्न हो गए। ओके, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि और उभर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव कितना गतिमान, उधर सरोवर में जल विहार करता है। वह गजराज कमल दंड तोड़ तोड़ कर हथिनियों को दे रहा है। वहां महलों में वह प्यालों के दौर चल रहा है, इधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है। तो ये मतलब किस चैप्टर का है, हमें क्या करना है, जानना है अच्छे से। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका भी पैसेज क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। बस यहाँ पर आपको क्या करना है ना, बस इतना देख लो आप लोग, ये किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है, ठीक है ना। मैं बस इतना क्या कर रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग खुद लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बस आप लोग क्या कर लीजिएगा ना, ध्यान से देखिए, पाठ का नाम लिख लीजिएगा, पाठ का नाम। तो पाठ का नाम क्या होगा, जल्दी से बता दो आप लोग अगर पता हो तो। और उसके बाद क्या रहा ना, लेखक का नाम, इसका लेखक का नाम सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ है। बाद बाकी तो आप लोग इसी में से कर लेते हैं, बाकी इसी में से आप लोग कर लेते हैं, लिख लेते हैं उसको। ओके, तो मैं पाठ का नाम और इसके लेखक का नाम क्या कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। तो देखिएगा इसके पाठ का जो नाम है अजंता हो जाएगा, पाठ का जो नाम हो जाएगा अजंता। अब आपको पता होगा इसके लेखक कौन है अजंता के। अजंता के जो लेखक है भगवत शरण उपाध्याय है, भगवत शरण उपाध्याय है। ये चीजें आप लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, बोल दिया हमने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, उपयुक्त रेखांकीय अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसी में से इसका पूरा अर्थ लिखना है, ये सब आप लोग लिख लेंगे। आदमी अजंता की गुफाओं की दीवारों पर क्या देख रहा था, तो इसी में से पैसेज को आप लोग देखोगे ना, अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है तो इसी में से आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर। फिर यहाँ पर इसका अर्थ हम लोग जानेंगे और देखेंगे। कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अधोलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, यहाँ पर दोनों को एक साथ देख लीजिए, दोनों का आंसर नहीं, देखिए बारी बारी करके बता दे रहे हैं। कह रहा है धूरी, इसको एक बार देखिए क्या कह रहा है, धूरी भरे अति, एक मिनट रुकिएगा आप लोग,
हाँ, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे आंगन पग पैजामी बजात परी। ठीक है ना। तो कह रहा है वो छवि रस खान का है। किसका है ये? किसका भैया? रस खान जी का है। ठीक है ना। तो रस खान जी ने श्री कृष्ण के बारे में क्या कहा है यही लिखना है उसमें। ठीक है ना। और इसका अर्थ क्या होगा इस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं। तो अच्छे से इसका देख लीजिए। रेखांकन की व्याख्या कैसे होगी? बाल कृष्ण की छवि पर कौन सा न्यौछावर कर रहा है, तो कौन न्यौछावर कर रहा है, तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो इसकी व्याख्या देखिएगा। व्याख्या इस प्रकार से आपको करना है, तो अच्छे से देख लीजिए। तो कह रहे कि हे सखी, श्यामवर्ण के कृष्ण धूल से दूषरित और अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। वे खेलते और खाते हुए अपने घर के आंगन में विचरण कर रहे हैं। उनके पैरों से पायल बज रही है। उनके पैरों से पायल बज रही है। वे पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। रसखान कवि कहते हैं कि उनके उस सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर करता है। फिर कहना कि हे सखी, उस कौवे के भाग्य का क्या कहना जो कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन कर ले गया। भाव यह है कि कृष्ण की जूठी मक्खन रोटी खाने का अवसर जिसको प्राप्त हो गया वह धन्य है। ठीक है ना। तो ये क्या कहा जा रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं, रसखान जी अपने भक्ति को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। ओके। तो अच्छे से इसको क्या करेंगे आप लोग, लिख लेंगे, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अथवा में लिखा गया है। तो अथवा वाला को कैसे लिखना है इसको देख लिए। कह रहे इस समाधि में छुपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। ठीक है। तो ये आपका काव्यगत पाठ का नाम क्या होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होगी, समाधि में छुपी हुई राख की ढेरी क्या विशेषता बता रही है। तो इस सभी का अर्थ हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो इसका अर्थ आप लोग क्या करिए, अच्छे से देख लीजिए। ओके। तो देखते हैं हम लोग इसका अर्थ। तो इसमें पाठ का नाम आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जो पाठ आपका होगा, पाठ आप लोग देख सकते हैं, झांसी की रानी होगी। और इसकी जो लेखिका है ना, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान है। ओके। पाठ का नाम झांसी की रानी। इसके जो कवि हैं, कवि कौन हो जाए, कवित्री कौन हो जाएंगी, सुभद्रा कुमारी चौहान। बस इतना आपको लिख देना है और कुछ नहीं लिखना है। ओके। इसमें प्रसंग में क्या बता सकते हैं आप लोग, बगल लिखना चाहे तो, इस भक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि क्या कर रही है, अर्पित की गई है। ओके। फिर इसमें व्याख्या आप करेंगे कैसे, क्या कह रही है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी, ध्यान से देखिएगा। कह रही कि यह रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। इसमें रानी के शरीर की राख है। रानी ने अपने शरीर का बलिदान देकर यहीं पर स्वतंत्रता की आरती उतारी थी। यह छोटी सी समाधि लक्ष्मीबाई के महान त्याग और देशभक्ति की निशानी है। यही स्थान रानी लक्ष्मीबाई की जीवन लीला पर अंतिम स्थल है जहां रानी लक्ष्मी ने पुरुषों जैसी वीरता का प्रदर्शन कर कर स्वयं का बलिदान कर दिया था। कवित्री कहती हैं कि अपनी समाधि के आसपास ही रानी लक्ष्मीबाई टूटी हुई विजयमाला के समान बिखर गई थी। आगे ध्यान से देखिएगा, अर्थ इसका पूरा हम लोग जानेंगे। करा कि युद्ध भूमि में अंग्रेजी सेना के साथ बहादुरी से लड़ते हुए रानी के शरीर के अंग यहीं कहीं बिखर गए थे। इस समाधि में वीरांगना लक्ष्मीबाई की अस्थियां एकत्र कर रख दी गई हैं, जिससे कि देश की भावी पीढ़ी और उन भाभी नहीं है, भावी है, मतलब आगे की जो पीढ़ी होने वाली है, पीढ़ी उनके गौरवपूर्ण त्याग बलिदान के प्रेरणा ले सके। फिर आगे कह रही हैं, क्या कर रही हैं कि सुभद्रा कुमार चौहान जी कवित्री कहती हैं कि वीरांगना लक्ष्मीबाई अंतिम सांस तक शत्रुओं की तलवार के प्रवाह सहती रही। जिस प्रकार यज्ञ कुंड में आहुतियां पड़ने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार रानी के आत्म बलिदान से आजादी की आग चारों ओर फैल गई। ठीक है ना। तो यह सब चीजें आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें। ओके। तो इसमें जो इसका अर्थ क्या कर रही है उस चीज को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा,
तो उसको आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों की संदर्भ सहित इसकी क्या करना, आपको व्याख्या करना है। ओके, तो ये कह रहा है ताड़ितः चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयतु इति वादति यदा चंद्रशेखर कारागारत मुक्त बहि आगच्छति। ठीक ना, मतलब ये किस चैप्टर का है, इसका अनुवाद कैसे लिखना है, बोर्ड पेपर में भी आ जाए तो ठीक है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट को आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे अच्छे से। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा तो वीडियो की क्वालिटी आप लोग कितना पे कर लेंगे, 360p पे कर लेंगे। ठीक है ना, 360 पे कर लेंगे तो वीडियो अच्छे से दिखाई देगी, क्योंकि ये पेपर पे बनाया जा रहा है बाबू। ठीक है ना, आपको इससे पहले मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है। और जिन लोग चैनल को सब्सक्राइब और अभी तक नहीं किया है, जिन लोग वीडियो को लाइक नहीं किया, कर दो यार, पैसा नहीं लगता, बार बार आपको कह चुके। ठीक है ना, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका अनुवाद और इसका संदर्भ कैसे लिखना है। ओके, तो देखिएगा इसका संदर्भ हमें कैसे लिखना है, कुछ इस प्रकार से हमें क्या करना, संदर्भ लिखना। बोर्ड पेपर में भी आप लोग सेम ऐसे लिखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के देशभक्त चंद्रशेखर पाठ से उद्गृत है। ठीक है, तो इस टाइप में आपको क्या करना, अच्छे से संदर्भ लिखना है। अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका अनुवाद कैसे होगा, ध्यान से देखिए अनुवाद आपको कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पर बताएंगे लाठी मार के बाद, मतलब जब क्या अंग्रेज इन पर लाठी मारते थे ना, जब चाबुक मारते थे, ठीक है ना, मतलब कोड़े जब इन पर बरसाते थे, तो चंद्रशेखर बार बार चिल्ला रहे थे और भारत की जीत, इस प्रकार उन्होंने 15 कोड़ों से पीटा गया था। कितने कोड़े इन पर पड़े थे, 15 कोड़ों से क्या किया गया था, पीटा गया था। लेकिन ध्यान से देखिएगा, जब चंद्रशेखर जेल से आजाद होकर बाहर आए तो सभी लोगों ने उन्हें घेर लिया और कई बच्चे उनके पैरों पर गिर पड़े और फूल मालाएं मालाएं पहनाकर उनका क्या किया गया, स्वागत किया गया। ओके, तो ये इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का देख लेते हैं। इसका जो अथवा में दिया है वो चीज़ें कैसे करना है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अथवा इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए कि भारतीय संस्कृति से तू सर्वेशा मतावलंबिना संगम स्थली काले काले विविधा विचार भारतीय संस्कृति समाहिता। ठीक है ना, तो ये किस चैप्टर का है और किस इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे और इसका अर्थ क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिए और वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिए, नहीं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है तो मैं आपको कई बार बोल चुका। ओके, तो इसका देख लीजिए और इसी हाथ लगे अपना इसको भी देख लीजिएगा, दोनों को एक साथ मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि बार बार मुझे पेज पलटना पड़ा। तो इसको भी आप लोग एक ही साथ देख लेंगे। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों की संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका भी अर्थ है और इसका मानव हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचत। ठीक है ना, तो इसका भी, तो इन तीनों का अर्थ मैं एक ही साथ क्या कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। तो उसको आप लोग क्या करिए, देख लीजिएगा। ठीक है ना, ये किस चैप्टर का है, दोनों में से किसी एक को करना है, या तो इसको कीजिएगा तो या इसको कीजिएगा। ठीक है ना, दोनों में से कोई एक ही करना है, या तो उसको जो बता रहे हो जैसे कि वो आपका है। ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से, मैं बताने रहा हूँ। तो जो गद्यांश वाला है बस यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, गद्यांश का लिखना है। तो ये थोड़ा सा बड़ा सा लिखा है, बस आप छोटा सा लिखिएगा। प्रस्तुत तो लिखेंगे गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है ना, संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नाम से पाठ से लिया गया। बस यहाँ तक लिखेंगे आप लोग, यहाँ तक इसका संदर्भ आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ओके, बाद बाकी आप लोग नहीं लिखेंगे, बाद बाकी ये जो चीज़ें लिखा है इसको नहीं लिखना आपको। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे, मतलब इसका जो पाठ होगा भारतीय संस्कृत से लिया गया है। तो इसका ध्यान से देखिए, अनुवाद क्या होगा, अनुवाद क्या कहा जा रहा है, अनुवाद ये कहा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति सब मतों के अनुयायियों के मिलन का स्थान है। ठीक है, समय समय पर अनेक प्रकार के विचार भारतीय संस्कृतियों में समा गए हैं। ओके, यह संस्कृति मिली जुली संस्कृति है जिसके विकास में अनेक जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का क्या किया गया, योगदान दिखाई पड़ता है। इसलिए हम सब भारतीयों, यहाँ पर कह रहा भारतीयों की एक संस्कृति है जो एक ही राष्ट्रीयता है। हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं और एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय हैं। जिस प्रकार भाई आपस में मिलकर सहयोग और प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं,
परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हमें भी सहयोग और प्रेम के साथ राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये इसका टोटल यहाँ तक अर्थ है, आप लोग देख सकते हैं और आप लोग अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट का जो था, जैसे कि मैं बोला कि सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला, तो इसी में देख लेंगे, या तो आपका मानव हित्वा, दोनों में से कोई एक करना है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, हाँ, तो इसका आप लोग देख सकते हैं, ये क्या कहा जा रहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो इसका जो आपका श्लोक का जो अर्थ होगा ना, वो क्या होगा और किस पाठ का है, ये भी तो आपको लिखना है ना। तो ये जो पाठ आपका ना, इसका लिख लेंगे आप लोग प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश। अब वहाँ पर गद्यांश लिखते तो ये पद्यांश हो जाएगा, कविता वाला आपका पद्यांश होता है। ओके, हमारी पाठ यहाँ पर हालंत लगा लीजिए, पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नाम से पाठ से उद्गृत है। ये भी किस चैप्टर का है, भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्गृत है। ओके, इसका अनुवाद क्या होता है, एक लाइन में आप लोग देख लेंगे, बहुत ही सरल है। कहता है ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सभी लोग सुखी हो, सभी लोग निरोगी हो, सभी कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो और सभी का दुख दूर हो, अर्थात कोई भी दुखी ना रहे। ठीक है ना, ये सिंपल सा इसका क्या है, आपका अनुवाद है। ओके, एक बार और आपसे निवेदन करेंगे, जिन्हें लोग अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को कर दो यार, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, मानव हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा ये वाला, तो इसका अनुवाद कैसे होगा, इस चीज़ को हमें क्या करना है, देखना है, और इसका संदर्भ सहित हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। तो इसका जो संदर्भ होगा ना, प्रस्तुत संस्कृति पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्रावली नामक पाठ से क्या किया गया है, लिया गया है। ठीक है ना, बस सिंपल से इतना लिख देना है। उसके बाद इसका जो अनुवाद होगा ना, इसका अनुवाद क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि अहंकार को छोड़ने पर व्यक्ति सबको प्रिय बन जाता है, क्रोध को त्यागने पर उसे शोक नहीं होता है। फिर कह रहा इच्छाओं को छोड़ने पर वह अर्थवान अर्थात धनवान हो जाता है, और लोभ को त्यागने पर वह सुखी हो जाता है। ठीक है ना, ये आपका मानव हित्वा वाला चैप्टर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेंगे आप लोग, बोर्ड पेपर के लिए भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं। उसके बाद देखिएगा 25 नंबर प्रश्न क्या करा कि स्वपठित खंड काव्य के प्रमुख पात्र का क्या करना, चरित्र चित्रण करना। मतलब आपको चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्र लिखना। अगर आप गोरखपुर जिले से हैं तो अपना अपना जिला देख लीजिएगा, अपने अपने जिले का कौन सा लिखना है। आप अपने स्कूल से नहीं पता होगा तो पूछ लीजिएगा, 3 नंबर में आता है, आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसको लिखना होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या रहा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना को लिखना है। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश भारती, तो इन तीनों में से किसी एक को लिखना है। अब उसी प्रकार आपका पद्य का है, ये 5 नंबर का आएगा। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय देते हुए उनका रचना लिखना है। एक तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत या मैथिली शरण गुप्त, तीनों में से एक को लिखना है। ओके, तो इसका आप लोग खुद पता होगा, इसको मैं नहीं बताने वाला हूँ। ये चीज़ें भी आप लोग खुद कर लेंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ओके, फिर आप लोग को ये भी पता होगा कि अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र, मैं इसको बता दे रहा हूँ। ओके, तो आवेदन छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे इसको आप लोग देख लीजिए, 4 नंबर का आपका आएगा, पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर अपने विद्यालय के खेल का समाधान उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना पत्र, इन दोनों प्रार्थना पत्र को आप लोग देख लीजिए, जो आसान लगेगा आप लोग लिख लीजिएगा। मतलब विद्यालय में खेल का सामान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानाचार्य को आपको क्या करना है, पत्र लिखना है। ओके, तो दोनों को देख लीजिए अच्छे से, मैं बताने जा रहा हूँ। तो अच्छे से देखिएगा, आप छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र कैसे करेंगे। ओके, तो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र आपका है। ओके ना, तो अच्छे से आपको देखना है। फिर यहाँ पर लिखा है कि सेवा में पहले आपको लिखना, देखो कैसे लिखना, बच्चे लिखने का तरीका नहीं जानते हैं तो इसी जगह मात खा जाते हैं आप लोग। ओके, पहले लिखेंगे सेवा में, फिर कामा आपको देना, फिर लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, फिर कामा, फिर सब लोग अपने अपने यहाँ पर स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर आप लोग लिखेंगे स्कूल का नाम और कौन सा जिला आपका है, यहाँ पर जीवा अपने अपने जिला का क्या करेंगे, नाम लिख देंगे, जैसे सिवान यहाँ पर लिखा गया। फिर एक लाइन आप क्या करेंगे, छोड़ेंगे, एक लाइन आप लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ओके, अच्छे से सुनिए बोल क्या रहा है। फिर विषय में लिखेंगे छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र, फिर एक लाइन आप लोग छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे आप महोदय, क्या लिखेंगे, महोदय, फिर कामा देंगे आप,
फिर उसके बाद लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके महाविद्यालय, महाविद्यालय में तो आप लोग पढ़ते नहीं हैं, या आपको यहाँ पर लिखेंगे आपके विद्यालय के 11वीं का छात्र हूँ या 10वीं का छात्र हूँ, ठीक है ना। वहाँ से मेरे पिताजी का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और हालत ये है कि कॉलेज का फीस और अन्य खर्च उठाने में असमर्थ हूँ। मैं पिछले सभी वर्ग में फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ हूँ। अन्य प्रतियोगिताओं में मैंने अन्य प्रतियोगिताओं में मैंने कई अवार्ड जीते हैं जिससे विद्यालय का नाम रोशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक लिख देंगे खड़ी पाई। उसके बाद फिर एक लाइन आप क्या करेंगे, छोड़ेंगे, फिर आप क्या करेंगे, लिखेंगे अतः आपसे नम्र निवेदन निवेदन है कि कॉलेज में मिलने वाले छात्रवृत्ति प्रदान करने का कृपया प्रदान करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकूं, ठीक है ना। मैं इसके लिए सदा आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम अपना नहीं लिखेंगे आप लोग, नाम XYZ लिखेंगे और कक्षा आप 10वीं लिख देंगे और रोल नंबर भी आपको रोल नंबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये आपका हो गया। इसको मैं शॉर्ट वीडियो में भी अपलोड कर दूंगा, वहां पर भी आप लोग देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वाला जो है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखिएगा आपका ये दूसरा वाला था, अथवा वाला, कि विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना। तो कैसे सबसे पहले लिखेंगे, सेवा में, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, कामा लगाएंगे। प्रधानाचार्य, यहाँ पर सबसे पहले प्रधानाचार्य महोदय भी लिख सकते हैं या प्रधानाचार्य कामा, सभी लोग अपने अपने यहाँ पर स्कूल का नाम लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पर आप लोग दिनांक भी लिख सकते हैं। ओके, फिर एक लाइन आपको क्या करना है, छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे फिर विषय, जैसा कि आपको बताया नेक्स्ट वाले में। फिर विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु, ठीक है। फिर एक लाइन आप छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे महोदय जी। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप लोग लिखेंगे, यहाँ से चीज़ें को, बातों को क्या करेंगे आप लोग, लिखेंगे आपसे नम्र निवेदन है कि हमारी कक्षा में जो बच्चे हैं उन्हें खेल के प्रति रुचि उत्पन्न करवाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए खेल की सामग्री होना जरूरी है। उनके खेल के लिए अन्य खेल सामग्री उपलब्ध कराएं। अतः आप जिससे, यहाँ पर लिखिएगा, उसके बाद लिखेंगे जिससे हमारे बच्चे भविष्य में खेल के प्रति और आगे जा सके और हमारे देश का नाम रोशन कर सके। अतः आपसे निवेदन है कि आप खेल की सामग्री हमारे विद्यालय के लिए उपलब्ध कराएं, धन्यवाद, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपका है, देख सकते हैं, विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराने के लिए आपका हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो दोनों प्रश्न अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। क्या ना, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के क्या करें, उत्तर दें। चंद्रशेखर का आसित, तो इसका आंसर दे देंगे आप लोग, चंद्रशेखर एक देशभक्त आसित, ठीक है, 2 ही लिखना है। तो फिर कह रहा है वीर केने पूज्यते, तो इसको आप लोग लिख लेंगे वीर बिरेड पूज्यते, वीर बिरेड पूज्यते, आपका पाठ का भी नाम है। ओके, तो इसको आप लोग कर लेंगे। फिर यहाँ पर ये निबंध आपका है, निम्नलिखित विषयों में से एक विषय पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। बेरोजगारी की समस्या समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, देश प्रेम या अनुशासन की समस्या, ठीक है। तो ये टोटल आपकी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट भी आपको पेपर मिलेगा, तब तक के लिए आप लोग को क्या करना, मतलब ये आप लोग अच्छे से याद करिए, और जिन लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करेंगे आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा, जो लोग सब्सक्राइब किए हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।